मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे तीसरा कारक करण कारक। करण कारक जो है उसका परिभाषा सूत्र होता है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। साधक तमम करणम सूत्र जो है वो कहता है क्रिया सिद्धो प्रकोष्ठम कारकम करण संज्ञा, यानी क्रिया की सिद्धि में, क्रिया के होने में जो अत्यंत सहायक है वही क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे एक वाक्य अपन लिखते हैं, राम ने बाण से राम को मारा। राम ने बाण से राम को मारा। तो इस वाक्य में देखो क्रिया है मारना। इस मारने की क्रिया जो है, उस मारने की क्रिया को करने वाला हमेशा कर्ता होता है। तो क्रिया को कौन कर रहा है? राम। इसलिए राम क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। अब क्रिया को करने में जो इसकी सहायता कर रहा है वह क्या होता है? अब मारने की क्रिया में कौन राम की सहायता कर रहा है? तो मारने की क्रिया में बाण जो ना, बाण वो क्या कर रहा है? राम की सहायता कर रहा है। तो क्रिया के होने में, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है वही करण कारक होता है। इसका मतलब बाण यहाँ पे क्या हो गया? करण कारक। अगर अपन इनके संस्कृत बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, राम जो है वो कर्ता कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। बाण जो है उसको अपन एक बार लिख देते हैं ऐसे, रावण को मारा जा रहा है इसलिए रावण यहाँ पे कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति। और मारने की क्रिया भूतकाल में हो चुकी है इसलिए अहम। अब देखो साधकता कर्णम के बाद में इसका सूत्र आता है कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये सूत्र कहता है कि अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। यहाँ पे अपने को बस ये करण ही समझना है एक बार। अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए बाण शब्द क्या है? करण। जब इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? बाणेन। तो राम है बाणेन रावणम अहनत, ये वाक्य बना। यहाँ पे करण कारक जो है वो बाण है और इस सूत्र से कर्तृकर्णयोस् तृतीया से वहां पे क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। साधक तमम सूत्र क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक है वही क्या आता है? करण कारक। एक और वाक्य लिखता हूं, देखो मैं आपको संस्कृत में सीधा, जागृति कलमेन लिखती। जागृति कलमेन लिखती, इस वाक्य में क्रिया हो रही है लिखने की। इस लिखने की क्रिया को कौन कर रहा है? जागृति। मतलब जागृति यहाँ पे क्या है? कर्ता। और जो कर्ता है उसको इस लिखने की क्रिया में सहायता कौन कर रहा है? लिखने की क्रिया में सहायता कौन कर रहा है? कलम। कलम कर रहा है। तो कलम शब्द क्या हो गया यहाँ पे? करण कारक। और करण कारक होने के कारण इसमें कलम में तृतीय विभक्ति हुई, शब्द क्या बना? कलमेन। ठीक है, ये इसका उदाहरण लिखेंगे अपन। दो उदाहरण लिख लेंगे, और भी उदाहरण बना सकते हैं अपन इसके साथ। इसके बाद में इसके आते हैं उपपद विभक्ति के नियम। उपपद विभक्ति के जो नियम है वो देखेंगे अपन। देखो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला नियम। सह साकम सार्धम समम। सह साकम सार्धम समम। चार शब्द देखो, सह साकम सार्धम और समम।
इन चारों ही शब्दों का अर्थ क्या होता है? साथ। सह साकम साधम समम, चारों ही शब्दों का अर्थ होता है साथ में। जब इनमें से वाक्य में कोई भी शब्द आता है तो वहां पे तृतीय विभक्ति हो जाती है। अब तृतीय विभक्ति करेगा किसमें? अप्रधान कारक में। सह शब्द के योग में वाक्य में जो अप्रधान करता रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति रहेगी। क्योंकि मुख्य कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। मुख्य कर्ता में तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। इसीलिए मुख्य कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, तो गौण यहाँ पे अप्रधान जो करता रहेगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय। वाक्य लिखेंगे, देखो, राम के साथ सीता वन जाती है। राम जो है जा ही रहा था वन, मुख्य करता है प्रथम विभक्ति, राम है। साथ मतलब समम, तो सीता शब्द यहाँ पे क्या है? अप्रधान कारक, इसलिए तृतीय विभक्ति होगी सीतया। साथ को क्या बोल देंगे? सह साकम, कुछ भी लिख दो, सह वनम गच्छति। राम है सीतया सह वनम गच्छति। देखने में क्या लगता है कि राम सीता के साथ वन जाता है, राम सीता के साथ वन जा रहा है, लेकिन मुख्य कर्ता राम था, सीता उसके साथ जा रही थी, इसलिए अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी सीतया। एक और एग्जांपल लिख दे, देखो, पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आता है या पिता के साथ पुत्र आता है। मुख्य कर्ता कौन है? पिता, और पुत्र उसके साथ आ रहा है, तो अप्रधान कारक तृतीय विभक्ति किसके योग में? सह शब्द योगे पुत्र शब्दे तृतीय विभक्ति भवति। सह शब्द योगे पुत्र शब्द तृतीय विभक्ति भवति। ये कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। किसके योग में? सह के योग में। कब होती है? अप्रधान कर्ता में। अप्रधान कर्ता में सह साकम साधम समम के योग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र देखो, इंपॉर्टेंट सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, येनांग विकार है। येनांग विकार है जो सूत्र है वो कहता है कि विकृत जो अंग है शरीर का, विकृत जो अंग है शरीर का, शरीर के जो अंग होते हैं उसमें जो विकृत अंग दिखाई देता हो वाक्य में, उस विकृत अंगवाचक शब्द में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। येन अंगेन विकृतेन विकारो दृश्यते तथा तृतीय विभक्ति भवति। यानी शरीर का विकृत अंग जो है उसमें तृतीय विभक्ति है। जैसे वह आंख से काना है, विकृत अंग कौन सा हुआ उसमें? आंख। वह को क्या बोलेंगे? से। आंख को अक्षी शब्द बनता है, शब्द अक्षणा, नेत्र लिखेंगे तो नेत्रेण। काण है अस्ति, से अक्षणा काण है अस्ति। पांव से लंगड़ा है, पादेन खंज है, कर्ता क्रिया लगती जाएगी, पादेन खंज। सिर से गंजा है, सिरसा खलवाट है। ठीक है, और लिखेंगे, हाथ से लूला है, हस्तेन लुंज है। इस प्रकार के जिस भी विकृत अंग में विकृत अंग दिखाई देगा उसमें तृतीय विभक्ति। देखो, अक्ष शब्द, अक्षी शब्द तृतीय विभक्ति में अक्षणा, पाद शब्द में तृतीया पादेन, शिरस शब्द में तृतीया शीर्षा, हस्त में शब्द में तृतीया हस्तेन। तो येन अंगेन विकृतेन तस्य तृतीय विभक्ति भवति। यानी जो विकृत अंग है शरीर का, जो भी अंग हम पहचान जाएंगे वाक्य में आराम से, उसमें जो विकृति दिखाई दे रही है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न, देखो, एक तो पूछ लिया जाता है
कि अंडरलाइन शब्द दे दिया अक्षरा शब्द में विभक्ति तत्कारणम च लिखत, तो अपन बताएंगे अंग विकारी हो गए अक्षी शब्द तृतीय विभक्ति भवति। दूसरा क्या पूछता है कि वाक्य दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से स अक्षरा कारण अस्ति, स अक्षी कारण अस्ति, स अक्षम कारण और विभक्तियां लगा के दे देगा। उसमें पहचानना पड़ेगा इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, तो अपन राइट पे टिक लगाएंगे, इसमें उपयुक्त में से ये सही है। ठीक है, एक इस प्रकार से दे देता है 4 अलग अलग सूत्र, सह साकम साधनम समम येन अंगेन विकृतेन, इसका अलग अलग सूत्रों के उदाहरण दे देगा। उसमें से पूछेगा एक सूत्र दे देगा, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है वो बताओ, तो अपने को उसमें से पहचानना पड़ेगा सही उदाहरण कौन सा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल ज़्यादातर रिट और सीटेट में पूछे जाते हैं, और शब्द में विभक्ति तत्कारणम ये बोर्ड की क्लासों में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर 10th बोर्ड CBSE में पूछे जाते हैं। अगला सूत्र देखो, इत्थम भूत लक्षणा। सूत्र कहता है कि लक्षणवाचक शब्द जो होते हैं ना, लक्षणवाचक शब्द जिससे किसी व्यक्ति का पता चल रहा हो, जिन शब्दों से, वह क्या होता है लक्षणवाचक शब्द किसी का, कि उस लक्षणवाचक जो शब्द रहेगा उसमें क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे लक्षणवाचक शब्द क्या रहेगा, स वेसेन यति, वह, वेश मतलब परिवेश, वस्त्र आदि, इनसे देख के, उसके देख के क्या लगता है यति कोई साधु सन्यासी है। सिखाया, सिखा किसको कहते हैं, चोटी को, सिखाया पंडित है, बड़ी लंबी सी चोटी है किसी व्यक्ति की, देखने से लगता है कि वह कौन है, पंडित है। इन किसी लक्षण से अगर किसी व्यक्ति की पहचान हो रही हो तो उस लक्षणवाचक शब्द में क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जिस लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान हो रही हो उस लक्षणवाचक शब्द में ही क्या हो जाती है, तृतीय विभक्ति हो जाती है। अब देखो लक्षणवाचक शब्द क्या था यहाँ पे, वेश, यहाँ पे क्या थी, सिखा। ठीक है, अब इनमें पहचानना पड़ेगा अपने को कि 4 वाक्यों में से एक वाक्य देगा, इसमें शुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं ज़्यादातर, या तो सूत्र, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, एक, दूसरा पूछेगा इसमें से करेक्ट 4 अशुद्ध वाक्य, 3 अशुद्ध और 1 शुद्ध वाक्य लिख देगा, इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना अपने को कौन सा है। इस सूत्र का उदाहरण, तो सूत्र याद रखेंगे, इत्थम भूत लक्षणा, इत्थम भूत लक्षणा, इत्थम भूत लक्षणा, ये क्या कहता है, लक्षणवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति करता है, लक्षणवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति करता है। लक्षण प्रकट, किसी लक्षण वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो रही हो, वह क्या है, लक्षणवाचक शब्द है, और ऐसे शब्दों में क्या होती है, तृतीय विभक्ति की जाती है। अगला सूत्र देखो, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया कहते हैं अपवर्ग फल प्राप्ति। तस्य धोत्याम कालाध्वनोरत्यंत अपवर्ग फल प्राप्ति, किसी कार्य को किया जा रहा है, वहां पे समयवादक, समय की अवधि का प्रयोग किया जा रहा है, समय की अवधि बताई जा रही है, और उस अवधि के अंदर ही उस कार्य का फल प्राप्त हो रहा हो तो वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उस समयवाचक शब्द में, उस समयवाचक काल, समय, अध्वन, मार्ग, 2 शब्द दिए गए। देखो कर्म कारक में पढ़े थे अपन ने, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में। एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था, मासम अदित्य, 1 महीने तक पढ़ता है, 1 महीने तक लगातार पढ़ता तो अदित्य विभक्ति हो जाएगी। 1 महीने में अगर 2 बार पढ़ता है, 5 बार पढ़ता है, वहां पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर वह 1 महीने पढ़ता है, देखो स मासम अदिते, यहाँ तक द्वितीय विभक्ति से, क्योंकि वह 1 महीने ही पढ़ता है, वह
एक महीने तक पढ़ता है, लेकिन इसमें लिख दिया जाए कि वह एक महीने पढ़ के प्राप्त कर लेता है अवगतवान। तो यहाँ पे जो ये शब्द जो है कालवाचक शब्द, उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया न होकर के कौन सी हो जाएगी? तृतीया। क्यों? वह एक महीने तक पढ़ा और उसको याद हो गया, एक महीने तक पढ़ा और वह सीख गया। अवगतवान यानी सीख गया, वह एक महीने में ही सीख गया। इस शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसे कालवाचक और मारवाचक शब्दों में क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है कि एक महीने तक वह पढ़ा और वह सीख गया, तब उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति होती है। अगला सूत्र देखो, हेतु। हेतु जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है? हेतु। और ये कहता है कि हेतु अर्थ में, हेत्वर्थ तृतीय साथ, हेतु अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। हेतु अर्थ में किसी कार्य का करने का जो हेतु होता है, कारण होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। देखो इसके एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, लिखेगा नहीं है कोई। एग्जाम्पल जो है ऊपर लिख रहा हूँ इसके, से पुण्येन हरि दृष्ट, वह हरि को देखता है। हरि को देखता है, देखने का हेतु क्या, उसका कारण क्या है? पुण्य। उसने पुण्य किए थे, अच्छे पुण्य, जिसके कारण से वह क्या है? हरि को देख पाता है। तो उसके देखने का हेतु क्या है? पुण्य शब्द। इसमें मूल शब्द क्या हो गया? पुण्य। इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पुण्य। तो हेतु सूत्र क्या कहता है कि हेतु अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। अगर किसी कार्य करने का जो हेतु होता है, जो प्रयोजन होता है उस कार्य के होने का, उसमें क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अगर वह पुण्य करता है, इसीलिए वह क्या देखता है? पुण्य करता है इसीलिए हरि को देखता है। अगला एग्जाम्पल देखो, पुत्रेण हर्ष है। हर्ष मतलब खुशी, वह खुश है और उसके खुश होने का कारण क्या? हेतु क्या है? हेतु क्या है? पुत्र। पुत्र को देख के, यानी पुत्र होने के कारण में क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है। उसके खुश होने का कारण क्या है? हेतु क्या है? पुत्र शब्द है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अब देखो करण कारक जो है उसके मुख्य सूत्र अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सूत्र अपन ने पढ़ा था साधक तमम करणम। साधक तमम क्या कहता है कि क्रिया के होने में जो सबसे अधिक सहायता करता है वही क्या होता है? करण कारक होता है। जो सबसे अधिक क्रिया की सहायता करता है, जैसे मैं अब क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, तो लिखने में मेरी सहायता कौन कर रहा है? मार्कर कर रहा है। तो मार्कर क्या है? करण कारक। और करण कारक में कौन सी विभक्ति करनी है अपने को? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। फिर आता है उपपद विभक्ति का पहला नियम, वो कहता है सह, साकम, सार्धम और समम। इन चार शब्दों के साथ वाक्य में जो अप्रधान कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, यानी वहां पे दो कर्ता मिलेंगे आपको। जो मुख्य कर्ता रहेगा वहां तो प्रथमा रहेगी, लेकिन अप्रधान जो कर्ता रहेगा वहां पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। दूसरा सूत्र अपन ने पढ़ा येनांग विकार है। येनांग विकार कहता है कि विकृत अंगवाचक जो शब्द होता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। सपादेन, खंजर, हस्तेन, लुंज, इस प्रकार के एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिए इसमें। फिर उसके बाद सूत्र आता है अपना तीसरा सूत्र जो अपन ने पढ़ा था, वो था अपना इत्थंभूत लक्षणा। तो लक्षणवाचक जो शब्द होते हैं जिससे किसी की पहचान होती है, वहां पे कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीय विभक्ति होती है। जिससे अपने को किसी की पहचान हो रही हो, ऐसे लक्षणवाचक शब्द में अपन कौन सी विभक्ति कर देते हैं? तृतीय विभक्ति कर देते हैं। फिर आता है अपना अपवर्गीय तृतीय। ये सूत्र द्वितीय विभक्ति के एक सूत्र काला ध्वनो रतन संयोगी सूत्र से मिलता जुलता है। तो उसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना, देखना है कि काला ध्वनो रतन संयोगी सूत्र बोलता था कि कालवाचक और मारवाचक शब्दों में अगर लगातार कार्य हो रहा है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति हो जाती है।
अब ये क्या कह रहा है कि कालवाचक और मानवाचक सूत्र को तो जोड़ रहा है साथ में, कि ऐसे कालवाचक और मानवाचक शब्द जहाँ पे किसी काम का होना पाया जा रहा हो, लेकिन उस कालवाचक और मानवाचक शब्दों में वह कार्य जो है उस समय में पूरा हो जाता है, उस दूरी में वह पूरा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, तो ऐसे कालवाचक मानवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होगी द्वितीय के स्थान पर। फिर अगला सूत्र आता है हेतु, जो कहता है हेतु अर्थ में अगर किसी कार्य के करने का जो हेतु होता है, कारण होता है, उसमें क्या होती है, करण कारक यानी तृतीय विभक्ति होती है। एग्जाम्पल अपने लिखा था, पुत्रेण हर्ष है, वह खुश है व्यक्ति। कौन? कोई व्यक्ति। किस लिए खुश है? कि खुश होने का कारण उसका क्या है? पुत्र है। ठीक है, ये था करण कारक। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे संप्रदान कारक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।